मैं मायावती सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित। दोस्तों नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। 28 अगस्त 2008 को अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका फोर्ब्स ने दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट जारी किया। इसमें उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती का नाम भी शामिल था। दलित राजनीति की सबसे सशक्त आवाज, सत्ता की बेहद मजबूत खिलाड़ी और सामाजिक समीकरणों की धुरी, मायावती उस वक्त अपने करियर के शीर्ष पर थी। 2007 में चुनाव हुआ था और पूर्ण बहुमत की सरकार बहुजन समाज पार्टी की बन गई। 403 सीटों में से 206 सीटें जीतकर सरकार बनाने वाली मायावती को कभी दलितों की बेटी कहकर प्रधानमंत्री पद का दावेदार तक माना गया था। लेकिन वक्त ने ऐसी करवट बदली कि आज वही मायावती अर्श से फर्श पर आ खड़ी दिखती है। हालांकि कोशिश बहुत हो रही है, कई प्रयोग मायावती ने किया कि जो है हम मुख्य धारा में आए, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या मायावती बहुजन समाज पार्टी को मोड़ पाएंगी मुख्य धारा में? क्या वो जो है जिस तरीके से 2007 में बहुजन समाज पार्टी थी, क्या वह छवि जो है या वह जो है स्थिति दोबारा आ पाएगी? आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए। 2008 में फोर्ब्स ने मायावती को दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में 59वें स्थान पर रखा था, जो उनके राजनीतिक प्रभाव और कुमारी मायावती के सामाजिक न्याय के लिए किए गए कामों और सेट किए गए नैरेटिव का सबूत था। उस समय वो एक मजबूत राजनीतिक नेता के रूप में उभरी थी, जिन्होंने दलितों, पिछड़े वर्गों के लिए आवाज उठाई थी। अपने शासनकाल के दौरान कानून व्यवस्था, विकास और सामाजिक न्याय पर जोर दिया था। कानून व्यवस्था तो ऐसी थी कि बड़े से बड़े माफिया माने जाने वाले लोग जेल में थे। किसी को कानून को अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं थी मायावती के शासनकाल में। और उन्होंने न्याय किया, सामाजिक न्याय किया, नौकरियां उत्पन्न की, जिले बनाए, तहसील बनाई, ब्लॉकों का गठन किया गया, शिक्षण संस्थानों को जो है उन्होंने बनाया। मायावती के जमाने में जितने कॉलेज बने, मेडिकल कॉलेज बनाए, शुगर मिल की स्थापना करवाई, गरीबों को, भूमिहीनों को जो सरकारी जमीन उपलब्ध थी पट्टे पर दिया। इतनी ताकतवर महिला कि देश की राजनीति को मोड़ने की क्षमता रखती थी। एक बार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक ओर से गिर गई थी, जिससे मायावती का अहम रोल था। इसको भारतीय जनता पार्टी कभी भूल नहीं पाती। तो मायावती 2008 में फोर्ब्स की 100 महिला नेताओं में या 100 ताकतवर महिलाओं में दुनिया की एक थी, जिनका 59वें नंबर पर नाम था। लेकिन आज मायावती को क्या, आज मायावती की पार्टी क्यों इतना नीचे चली गई? इसी पर एक विश्लेषण। मायावती ने अपने कार्यकाल में दलितों की समस्या को उठाया और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुधारने, अपराध कम करने और भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का श्रेय हासिल किया था। मायावती के शासनकाल में उत्तर प्रदेश की जीडीपी जो है वह करीब 15% से ज्यादा तक बढ़ गई। अपराध दर भी कम हुआ। 2007 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी को स्पष्ट बहुमत मिला, जिससे मायावती यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी, जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल भी पूरा किया। उस दौरान उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है, उस समय राजनीतिक विशेषज्ञ उन्हें बेहद प्रभावी और सक्षम बताते थे। ये मायावती का प्रभाव था, क्योंकि उन्होंने काम किया था। उन्होंने जो है अपने शासनकाल में दिखा दिया कि मुख्यमंत्री की पावर क्या होती, मुख्यमंत्री की शक्ति क्या होती। मंडल समीक्षा करती थी। मंडल समीक्षा करते समय तुरंत लापरवाह अधिकारियों को वहीं से बर्खास्त कर देती थी, वहीं से निलंबित कर देती थी। बर्खास्त तो नहीं करती थी, निलंबित कर देती थी। सबसे पहले मंडल समीक्षा का काम मायावती ने शुरू किया, जिसको बाद के मुख्यमंत्रियों ने भी जारी किया।
घड़ी का टाइम देखकर ठीक 10 बजे अधिकारी अपने ऑफिस में उपस्थित रहते थे। हम लोगों ने फैक्ट चेक किया था, टाइमिंग चेक किया था। अधिकारी 10 बजने में 5 मिनट पहले ही जो फ़ोन कर देते कि भाई हम आ गए हैं, जरा चेक कर लो, है ना। ऐसा होता था, ऐसा हुआ था। मायावती के अगर करियर की बात करूं तो 1995 में मायावती की यूपी की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बनी। 1995 18 अक्टूबर 1995 तक वो सीएम थी। 21 मार्च 1997 को दूसरी बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और 20 सितंबर 1997 तक रही। 1998 में अकबरपुर क्षेत्र से 12वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में दूसरी बार चुनी गई। 1999 में फिर 13वीं लोकसभा की भी वो सदस्य बनी। 15 दिसंबर 2001 को दलित नेता कांसीराम ने एक बड़ी सभा में मायावती को राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित किया था। फरवरी 2002 में वो फिर विधायक बनी तो मार्च में उन्होंने अकबरपुर लोकसभा से इस्तीफा दे दिया। 3 मई 2002 को तीसरी बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनाई गई। 26 अगस्त 2002 तक सीएम बनी रही। कांसीराम की तबीयत खराब होने लगी तो 18 सितंबर 2003 को उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। जब कांसीराम जी की तबीयत खराब होने लगी तो 2003 में 18 सितंबर 2003 में उनको जो है बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। 2004 में लोकसभा चुनाव में एक बार फिर अकबरपुर क्षेत्र से चौथी बार जीत हासिल कर सांसद बने। हालांकि जुलाई 2004 में उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया और दूसरी बार राज्यसभा की सदस्य। 13 मई 2007 को मायावती चौथी बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और 14 मार्च 2012 तक अपने पद पर बनी रही। 2007 विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने 403 में से 206 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल किया था। यूपी की राजनीति यह पहली बार था जब एक दलित नेता ने जातीय समीकरणों को जोड़कर खासकर बहुजन तथागत दलित और ब्राह्मण समीकरण के दम पर सत्ता पाई। यही दौर था जब मायावती को यूपी की आयरन लेडी भी कहा जाने लगा था। उनकी मजबूती के पीछे कई वजहें रही। यहाँ तक कि जब 2007 में इनकी सत्ता आई, 2014 लोकसभा का इनको जो प्रधानमंत्री भी लोग कहने लगे थे कि जबकि बात 2014 में चुनाव होगा प्रधानमंत्री बन सकते, लेकिन 2012 में सरकारी चली। बसपा की मजबूती या मायावती की मजबूती के पीछे के कारणों पर अगर हम जाएं तो उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग किया। सोशल इंजीनियरिंग में दलितों को ब्राह्मणों, पिछड़ों और मुसलमानों से जोड़ने का प्रयोग किया और वो सफल रहा। उनका नेतृत्व भी बहुत करिश्माई था। मायावती को दलितों के बेटे के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान मिली कि दलित की बेटी है। 2008 से 9 तक पीएम पद के संभावित चेहरे के रूप में भी उनका नाम चर्चाओं में रहा। बड़ी वोट बैंक भी उनके साथ थी। 2009 लोकसभा चुनाव में बसपा ने 21 सीटें जीती थी और करीब 6% वोट शेयर हासिल किया था पूरे देश में। इतनी मजबूत पार्टी, आयरन लेडी, फिर जो है बसपा का इस तरीके से ग्राफ नीचे क्यों आया? उसके पीछे कई रीजन। बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष का कहना है कि बहुजन समाज पार्टी के साथ साजिश रची गई, छोटे छोटे दल बनाए गए और बसपा के वोटों को बांटने का काम किया गया ताकि बहुजन समाज पार्टी सत्ता में ना आ पाए या बहुजन समाज पार्टी मजबूत ना हो पाए। कई रीजन रहे, कई कारण रहे। यूपी में 2007 का विधानसभा चुनाव मायावती के लिए स्वर्ण काल कहा जाता है, बसपा के लिए भी स्वर्ण काल कहा जाता है। लेकिन 2012 विधानसभा चुनाव में बसपा 80 सीटों तक सिमट गई। जहां 2007 में बहुजन समाज पार्टी को 206 सीटें मिली थी, वही जो है 2012 के चुनाव में बसपा को केवल 80 सीटें मिली। आप इसी तरीके से जान लीजिए जिस तरीके से समाजवादी पार्टी 2012 विधानसभा चुनाव में 230 सीटें लगभग मिली थी, वहीं जो है समाजवादी पार्टी 2017 के विधानसभा चुनाव में मात्र 47 सीटों पर सिमट गई। उसी तरीके से बहुजन समाज पार्टी के साथ भी जहां 2007 में 206 सीटें मिली थी, वहीं जो है जब 2012 का इलेक्शन हुआ तो केवल 80 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी रुक गई, जबकि समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल गया।
वहीं 2014 लोकसभा चुनाव तो बसपा के लिए बहुत ही बुरा साबित हुआ। 2014 लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का खाता नहीं, क्योंकि नरेंद्र मोदी की लहर तब चल रही थी। और फिर आया 2017 का विधानसभा चुनाव। 2017 के विधानसभा चुनाव में जहां समाजवादी पार्टी 47 सीट पर पहुंची, वहीं बहुजन समाज पार्टी 80 सीट से घटकर मात्र 19 सीट पर पहुंची। तो भारतीय जनता पार्टी ने अकेले 312 सीटें उत्तर प्रदेश की। ये 2017 की। 2019 लोकसभा जब आया तो बहुजन समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर लिया। गठबंधन करने के बाद भी बहुत ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाई बहुजन समाज पार्टी, केवल 10 सीट जीती और समाजवादी पार्टी तो केवल 5 सीट पर ही सिमट गई। इतना बड़ा गठबंधन। फिर उन्होंने गठबंधन तोड़ लिया और बीजेपी ने गैर जाटो दलितों को अपने साथ जोड़ने के लिए माइक्रो मैनेजमेंट किया। मायावती का दलित वोट बिखर गया। मायावती ने जो पिछड़े वर्ग को अपने साथ जोड़ा था वो बिखर गया। मायावती ने सवर्णों को जो अपने साथ जोड़ा था वो बिखर गया, नहीं रह पाया। 2022 विधानसभा चुनाव की बात करें तो मायावती के पास केवल एक विधायक, उमाशंकर सिंह रसवा से। वह पार्टी जिसके पास कभी 21 सांसद होते थे, वह पार्टी जो कभी जो है पूर्ण बहुमत से सरकार में आई, उस पार्टी के साथ ऐसा क्या हो गया? इसकी जिम्मेदारी मायावती की नहीं है। मायावती तो लगातार मेहनत कर रही है। इसकी जिम्मेदारी किसी की नहीं है, बल्कि मायावती का यह कहना कि बसपा के साथ साजिश किया गया, बसपा के अगेंस्ट में कई दलों को खड़ा किया, यहाँ तक कि पिछले समाज के कई दल हो गए। पटेल समाज का नेतृत्व करने वाला देख लीजिए धनप्रिया पटेल हो गई, राजभर समाज का नेतृत्व करने वाले ओपी राजभर हो गए, तो साक्ष्य सैनी जो है कुशवाहा के लिए तो जो है केशव प्रसाद मौर्य को भाजपा ने प्रमोट किया। इसी तरीके से जो है निषाद पार्टी के लिए डॉक्टर संजय निषाद। तो यहाँ दलित वोटों में भी बंटवारा के लिए कहा जाता है कि आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद को आगे किया पार्टियों ने। मायावती ने तो ये भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया था कि इनको बड़ी बड़ी पार्टियां जो है पैसा देती हैं, हेलीकॉप्टर देती हैं, सुख सुविधाएं देती हैं, ताकि ये बसपा को कमजोर कर सके। और उसका नतीजा यही हुआ कि 2022 विधानसभा में केवल एक विधायक। 2024 लोकसभा सभी लोग जानते हैं, बसपा ने अकेले चुनाव लड़ा, लेकिन जो है एक भी सांसद उनका जीत नहीं पाए। बसपा कभी अर्श पर थी, आज फर्श पर आई। ये जो है क्यों हुआ? ये तो बसपा को चिंता करने की बात है, लेकिन उसके पीछे का कारण सबको दिखता है कि किस तरीके से तमाम ऐसे दल बन गए। उनके नेतृत्वकर्ता अपने समाज को कहने लगे कि हम भी जो है हमारे समाज से भी मुख्यमंत्री बन सकता है, हमारे समाज को भी ज्यादा हक मिलना चाहिए। और वे समाज का नेतृत्व करने के साथ साथ दलों से गठबंधन करने लगे और दलों से गठबंधन करके जो है सत्ता में है, चाहे वो निषाद पार्टी हो, चाहे वो जो भारतीय समाज पार्टी हो, चाहे आरएलडी हो, चाहे जो है वो अपना दल यस हो, ये सब आज सत्ता में। उसके अलावा कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियां और समाजवादी पार्टी का गठबंधन सत्ता पाने के लिए संघर्ष कर रही है। और जिस तरीके से 2024 लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को अपार सफलता उत्तर प्रदेश में मिली थी, उनको लगता है कि 2027 में फिर इंडिया गठबंधन को अपार सफलता मिली। मायावती की कहानी भारतीय राजनीति में अर्श से फर्श की कहानी है। मायावती एक बार फिर राजनीति की धार को मोड़ पाएंगी, इस पर फिलहाल सवालिया निशान दिखते हैं। लेकिन अब मायावती ने बसपा के संस्थापक कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस 9 अक्टूबर को मिशन 2027 का आगाज करने का प्लान बनाया। अब 9 अक्टूबर 2025 से ही 9 अक्टूबर 2027 मिशन का आगाज, मिशन 2027 का आगाज आकाश आनंद को इसी के तहत जो है बना दिया गया है राष्ट्रीय संयोजक। दूसरे नंबर की पोस्ट दे दी गई है। और अगर आकाश आनंद को थोड़ा सा मायावती फ्री करेंगी तो वे तमाम ऐसे दलों से गठबंधन कर सकते हैं जिनका हित
सीधे सीधे जो है बसपा से नहीं टकराता है। उनकी विचारधारा जो है बसपा से मेल खाती है और 2027 में बहुजन समाज पार्टी फिर कोशिश करेगी 2007 को दोहराने, क्योंकि मायावती के कार्यकाल और मायावती के कामों को लोग याद करते हैं। यह दूसरी बात है कि 2007 से 2012 तक मायावती का जो शासनकाल रहा वह स्वर्णकाल रहा। 2012 के बाद की पीढ़ी जो है वो अगर मायावती के शासनकाल को नहीं जानती है तो वही थोड़ा सा कंफ्यूज है, और मायावती को लेकर सबकी निगाहें हैं कि उनका क्या अगला स्टेप होगा, यह तो 9 सितंबर के बाद पता लगेगा। लेकिन मिशन 2027 का आगाज बहुजन समाज पार्टी बहुत ही ताकत से करने जा रही है। देखते रहिए एमपी टॉक शो, फिर आपको अपडेट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत